देखिए बच्चों, आज की क्लास में हम लोग क्लास 12 केमिस्ट्री के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को कवर करेंगे। ये जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ ये सॉलिड स्टेट, सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और केमिकल काइनेटिक्स के हैं। और आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो या पी ब्लॉक जो आपकी ब्लॉक केमिस्ट्री है या इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसके जो ऑब्जेक्टिव है वो भी इसी वीडियो में कवर किए जाएंगे। पहले हम लोग इन चार की बात करेंगे: सॉलिड स्टेट, सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और केमिकल काइनेटिक्स। ये सारे क्वेश्चन जो भी मैं आपको ऑब्जेक्टिव करा रहा हूँ ये 2020 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं। ये आपके बोर्ड में पूछे गए हैं और जो आपको मैं इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक के क्वेश्चन कराऊंगा वो आपके 2018 से लेकर 2020 तक के होंगे भैया। तो उम्मीद करता हूँ कि आज हमको पढ़ना क्या है ये बात आपके समझ में आ गई होगी। इस लेक्चर में लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आपके कवर करेंगे भैया। अब देखिए इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भैया। पहला क्वेश्चन कह रहा है ऑन इंक्रीजिंग द डाइल्यूशन द स्पेसिफिक कंडक्टेंस इंक्रीज, डिक्रीज, रिमेन्स कांस्टेंट, नन ऑफ दीज। पूछा जा रहा है कि अगर हम लोग सोल्यूशन में डाइल्यूशन को इंक्रीज कर रहे हैं तो जो स्पेसिफिक कंडक्टेंस है उसके साथ क्या होगा। तो याद रखना स्पेसिफिक कंडक्टेंस जो होता है, मैं थोड़ा समझा देता हूँ। स्पेसिफिक कंडक्टेंस को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ये आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम के साथ। किसके साथ भैया? वॉल्यूम के साथ क्या होता है? इनवर्सली। अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो आपका जो स्पेसिफिक कंडक्टेंस है वो घटेगा। ठीक है भैया। और देखो डाइल्यूशन का मतलब होता है वॉल्यूम को बढ़ा देना। तो आपका क्या होगा? इसका ऑप्शन बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा भैया? करेक्ट हो जाएगा। पहले में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आप समझ गए होंगे। चलते अगले में। बोला जा रहा है कि जो पोटेशियम सल्फेट है, क्या भैया? पोटेशियम सल्फेट, जिसका फार्मूला क्या होता है सबको पता होगा, K2SO4 को हम लोग बोलते हैं पोटेशियम सल्फेट। इसको क्या बोलते हैं भैया? पोटेशियम सल्फेट। तो बोल रहा है आपसे ये कि ये क्या है? आयनिक सॉलिड है, मेटेलिक सॉलिड है, कोवेलेंट सॉलिड है या मोलिकुलर सॉलिड है? तो याद रखना पोटेशियम सल्फेट आपका एक आयनिक सॉलिड होता है। क्या होता है भैया? आयनिक सॉलिड। तो इसका आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक भैया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि जो क्रिस्टलीन सॉलिड होते हैं, जो आपके क्रिस्टलीन सॉलिड होते हैं उनका रेंज ऑर्डर कैसा होता है? लॉन्ग रेंज ऑर्डर के होते हैं या शॉर्ट रेंज ऑर्डर के होते हैं या इनडेफिनिट अरेंजमेंट होता है या नन ऑफ दीज होता है? तो देखिए आपको जब सॉलिड स्टेट आपको किसी टीचर ने पढ़ाया तो बताया होगा कि जो सॉलिड होते हैं वो दो तरह के होते हैं। सॉलिड कितने तरह के होते हैं भैया? दो तरह के। एक होता है आपके पास क्रिस्टलीन सॉलिड और एक होता है आपका एमॉर्फस सॉलिड। ठीक भैया। अब देखिए जो क्रिस्टलीन सॉलिड होता है इसका जो रेंज ऑर्डर होता है वो लॉन्ग होता है। रेंज ऑर्डर कैसा होता है भैया? लॉन्ग होता है। और जो एमॉर्फस सॉलिड होते हैं इनका रेंज ऑर्डर शॉर्ट होता है। ये आपको याद रखना है। जो क्रिस्टलीन सॉलिड होते हैं उनका रेंज ऑर्डर लॉन्ग होता है और जो एमॉर्फस सॉलिड होते हैं उनका रेंज ऑर्डर क्या होता है? शॉर्ट। तो अब देखिए इस कॉन्सेप्ट से बताइए इसका आंसर क्या होगा कि जो क्रिस्टलीन सॉलिड है इनका रेंज ऑर्डर कैसा होगा भैया? लॉन्ग होगा। आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा भैया? ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। चलते भैया अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कैटलिस्ट, जो कैटलिस्ट होता है वो क्या करता है? इंक्रीज द वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन की वेलोसिटी को बढ़ा देता है। डिक्रीज द एनर्जी ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन की एनर्जी को डिक्रीज कर देता है। या फिर हैज नो इफेक्ट ऑन द एनर्जी ऑफ रिएक्शन, एनर्जी ऑफ रिएक्शन में कोई इफेक्ट नहीं करता है। और अगला कह रहा है कैन इंक्रीज अथवा डिक्रीज द एनर्जी ऑफ रिएक्शन, या फिर जो एनर्जी होती है रिएक्शन की उसको इंक्रीज या डिक्रीज कर देता है। तो याद रखना जो कैटलिस्ट होता है वो क्या करता है भैया? वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करता है। क्या करता है भैया? रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करता है। तो फोर्थ का आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। चलते हैं अगले भैया। फिफ्थ में बोल रहा है इन अ क्रिस्टलीन सिस्टम, कोई क्रिस्टलीन सिस्टम है, आपको 8 क्रिस्टलीन यूनिट आपके सिलेबस में है, पढ़ाई गई होंगी। तो उसमें से बोला गया जो सिस्टम है कुछ इस तरह से है कि उसकी जितनी भी साइडें हैं ए बी सी तीनों आपस में इक्वल हैं, बट एंगल इक्वल तो है तीनों आपस में पर वो 90 डिग्री नहीं है। तो ये किस तरह का आपका क्रिस्टलीन सिस्टम की बात कर रहा है? बात समझ में आई? क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि ये किस तरह का आपके क्रिस्टलीन सिस्टम का बात कर रहा है। तो याद रखिएगा जब आपके तीनों साइडें बराबर हो और तीनों एंगल बराबर हो पर तीनों एंगल आपके 90 डिग्री ना हो तो वो हमेशा रोम्बोहेड्रल होता है। वो क्या होता है भैया? रोम्बोहेड्रल। तो इसका आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। चलते हैं भैया अगले क्वेश्चन की तरफ।
बोला जा रहा है जो प्योर सिलिकॉन एंड जर्मेनियम होता है वो क्या होता है, जो प्योर सिलिकॉन एंड जर्मेनियम है वो क्या होता है, कंडक्टर होता है, इंसुलेटर होता है, सेमी कंडक्टर होता है, नन ऑफ दीज होता है। तो याद रखना जो प्योर सिलिकॉन एंड जर्मेनियम आपका होता है वो आपका क्या होता है भैया, सेमी कंडक्टर, वो सॉरी वो आपका सेमी कंडक्टर होता है, वो क्या होता है भैया आपका सेमी कंडक्टर होता है। तो इसका आपका थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। तो अब चलते हैं अगले भैया ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, फॉर द फॉलोइंग सेल रिएक्शन, एक ये कोई सेल रिएक्शन हो रही है तो बोला गया है कि द ईएमएफ ऑफ द सेल, इस सेल का आपको ईएमएफ बताना है। क्या बताना भैया, ईएमएफ। तो देखिए ईएमएफ ऑफ सेल क्या होता है, अगर हम बात करें ईएमएफ ऑफ सेल तो वो आपका होता है ईएमएफ ऑफ स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ कैथोड माइनस स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ एनोड, ये आपका फार्मूला होता है। अब देखो कैथोड वो होता है जहां पे आपका क्या हो रहा हो भैया, कैथोड क्या होता है जहां पे आपका रिडक्शन हो रहा हो। तो देखिए इसमें से जिंक और कॉपर में किसका रिडक्शन हो रहा है, कॉपर को हो रहा है, क्योंकि कॉपर +2 से कहां जा रहा है, कॉपर में जा रहा है, इसका मतलब इसका रिडक्शन हो रहा है। तो यहाँ पे आप लोग जो वैल्यू रखेंगे वो किसकी रखेंगे भैया, कॉपर की। तो कॉपर की वैल्यू कितनी 0.34 है, तो यहाँ रख दोगे 0.34। माइनस का होता है एनोड, और एनोड होता है जहाँ पे ऑक्सीडेशन हो। तो देखिए जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है, जिंक आपका 0 से कहा जा रहा है +2, तो जिंक की वैल्यू कितनी भैया माइनस का 0.76, तो यहाँ रख दिया माइनस का 0.76। कल के दिन इसको सॉल्व करोगे तो क्या ये 0.34 और ये माइनस माइनस प्लस का 0.76 बनेगा। अब इसको जब ऐड करोगे तो क्या 1.1 वोल्ट आ जाएगा, देख लीजिए। अब देखिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ए ऑप्शन। तो इसका आपका ए ऑप्शन हो जाएगा 17 का। चलते हैं भैया अगले क्वेश्चन की तरफ। सॉलिड ए इज वेरी हार्ड, जो सॉलिड ए है वो बहुत ज्यादा हार्ड है, सॉलिड वेरी हार्ड एंड नॉन कंडक्टर इन मोल्टन स्टेट एंड मेल्ट एट हाई टेम्परेचर। बोला गया है कि एक सॉलिड है कोई आपके पास, क्या भैया सॉलिड है, ओके, वो आपका क्या भैया वेरी हार्ड है, वेरी हार्ड है और नॉन कंडक्टर है, क्या भैया नॉन कंडक्टर है, नॉन कंडक्टर है किसमें भैया, मोल्टन स्टेट में। मोल्टन स्टेट में क्या है भैया, नॉन कंडक्टर है। हाई टेम्परेचर पे वो आपका मेल्ट होता है, मेल्ट किस में होता है भैया, हाई टेम्परेचर पे होता है। तो ये किस तरह सॉलिड, तो ऐसे सॉलिड को हम लोग बोलते हैं कोवेलेंट सॉलिड। क्या बोलते हैं भैया, कोवेलेंट सॉलिड। तो डी ऑप्शन हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है भैया अगला क्वेश्चन, कह रहा है ग्रेफाइट इजेन, जो ग्रेफाइट है वो क्या है, आयनिक सॉलिड है, मेटालिक सॉलिड है, कोवेलेंट सॉलिड है, या मॉलिक्यूलर सॉलिड है। तो याद रखना कि जो ग्रेफाइट होता है वो आपका एक कोवेलेंट सॉलिड है, ग्रेफाइट आपका क्या भैया एक कोवेलेंट सॉलिड है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ भैया। बोला जा रहा है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ 4 मेटल्स, 4 मेटल हैं ABCD, इनका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया है। ए का दिया है 0 वो प्लस का 1.5 वोल्ट, बी का दिया है माइनस का 2.0 वोल्ट, सी का दिए है प्लस का 0.34 वोल्ट और आपका डी का दिया है माइनस का 0.76 वोल्ट रिस्पेक्टिवली। बोल रहा है द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी फॉर दीज मेटल, तो आपको इनका रिएक्टिव ऑर्डर बताना, रिएक्टिविटी का ऑर्डर बताना है कि कौन जल्दी रिएक्ट करेगा और कौन नहीं करेगा। तो याद रखिएगा हम हमेशा बनाते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को। ऐसे सवालों में क्या बनाओगे भैया आप लोग, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को बनाओगे। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो मेटल टॉप पे आएंगे, किस में आएंगे भैया, टॉप पोजीशन पे आएंगे, टॉप पोजीशन पे आएंगे, वो आपके मोर रिएक्टिव होते हैं, मोर रिएक्टिव होते हैं। इतना आप समझिए कि इस तरह के क्वेश्चनों में हमेशा आपको क्या करना है भैया, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बनाना है। इस सीरीज में जो मेटल आपके टॉप पोजीशन पे आएंगे वो मेटल आपके क्या होंगे, मोर रिएक्टिव होंगे। तो सवाल में यही पूछा कि ABCD में किसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी और किसकी कम होगी, आपको ऑर्डर में लिखना है। अब देखिए और इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कैसे बनेगी, देखिए ये आपके पास स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया है, इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर दो। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल को इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करने पे जो सीरीज बनती है उसी को आप लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बोलते हो। तो देखिए सबसे कम इनमें से किसका है, बी का है, तो सबसे ऊपर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में बी आएगा जिसका है 2.0। फिर आपका डी का है जो कितना है भैया 0.76 वोल्ट है। फिर आपका किसका आएगा, फिर आपके पास आएगा सी का जो कि कितना है 0.34 वोल्ट पॉजिटिव है, और फिर आएगा डी का ए का 1.5 वोल्ट। देखिए इस तरह से आप हमेशा
एलिमेंट को उनके रिडक्शन पोटेंशियल के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करने पे जो सीरीज बनती है उसी सीरीज को इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बोलते हैं। तो ये देखिए इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बन गई, सबसे कम आपका बी का है, फिर डी का है, फिर सी का है, फिर ए का है, तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपने रिमूव रख दिया भैया इसको। अब देखिए जो टॉप में होगा उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी, तो देखो टॉप में बी है तो सब ज्यादा रिएक्टिव बी होगा, फिर उसके बाद डी है तो उससे कम थोड़ा डी होगा, उससे कम सी होगा, और सबसे कम रिएक्टिव कौन होगा भैया, ए होगा। अब देखिए कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, बी डी सी ए, बी ऑप्शन। कोई दिक्कत भैया इस सवाल में, देख लीजिए भैया। चलते हैं, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, अच्छी तरह से समझ लेना, इस तरह के क्वेश्चनों को कई बार पूछता है वो। चलते हैं आगे भैया अगले चीजों पे। अब देखिए भैया अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, कह रहा है द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, कि जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन उसकी यूनिट आपको लिखना है। देखिए इस सवाल में आपसे पूछा गया है कि रेट कांस्टेंट बताना है जीरो ऑर्डर रिएक्शन का, क्या होगा उसकी यूनिट। तो आपको मैं बताता हूँ किसी भी ऑर्डर के सुपर ट्रिक बताता हूँ रेट कांस्टेंट को यूनिट को याद रखने के लिए। सुपर ट्रिक, तो सुपर ट्रिक आपकी ये कहती है कि आपके पास जो रेट कांस्टेंट होगा, क्या होगा भैया, रेट कांस्टेंट, वो किसी भी ऑर्डर का हो, वो किसी भी क्या हो ऑर्डर का हो कांस्टेंट, उसकी यूनिट हमेशा आप लिखिए मोल पर लीटर की पावर 1 - n और नीचे क्या रख दीजिए भैया सेकंड। अगर आपने ये सुपर ट्रिक फार्मूला है, देख रहे हैं ध्यान से किस तरह से मैं इसको अगर आपने सीख लिया तो आपको फिर ना तो फर्स्ट ऑर्डर, ना तो सेकंड ऑर्डर, ना थर्ड ऑर्डर, मतलब किसी भी ऑर्डर की रिएक्शन का रेट कांस्टेंट की यूनिट नहीं याद करना पड़ेगा। अब बोला गया है जहां n आपका दिखाता है ऑर्डर को, n आपको क्या दिखाता है भैया, ऑर्डर को रिप्रेजेंट करता है। अब उन्होंने बोला ये है कि आपको रेट कांस्टेंट यूनिट बताना है जीरो ऑर्डर के लिए, मतलब ऑर्डर जीरो है तो n की जगह जीरो, इस फार्मूले में n की जगह जीरो रखोगे तो क्या ये फार्मूला कुछ ऐसा नजर आएगा, मोल पर लीटर पर सेकंड। ये लीजिए भैया ये यूनिट आ गई जीरो ऑर्डर के लिए। मोल अगर 1 का होता तो यहाँ 1 रखते, 2 का पूछा जाता तो यहाँ 2 रखते, n की जगह जो ऑर्डर हो वो n की जगह रख दो, बस फार्मूला जो निकल के आएगा सॉल्व करने के बाद वही हो जाएगा। तो देखिए मोल पर लीटर पर सेकंड किस यूनिट में है, सी ऑप्शन में करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं भैया अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है हाउ मेनी मोल्स ऑफ वाटर आर प्रेजेंट इन 180 ग्राम ऑफ वाटर। 180 ग्राम ऑफ वाटर में कितने मोल आपके वाटर होंगे, 180 ग्राम ऑफ वाटर में कितने मोल आपके वाटर के होंगे। हमको देखो मोल का फार्मूला पता है, गिवन वेट तो 180 ग्राम दिया है, डिवाइड बाई मोलिकुलर वेट, जिसका वेट दिया है उसका मोलिकुलर वेट, तो वाटर का वेट दिया है भैया, तो वाटर का मोलिकुलर वेट होता है 18। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो कितने मोल आ जाएंगे भैया, 10 मोल। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है भैया, पहला ऑप्शन कर रहा है 1 मोल, 18 मोल, 10 मोल, 100 मोल, तो आपका यहाँ से सी ऑप्शन हो जाएगा। चलते हैं भैया अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भैया, ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर द रेट कांस्टेंट विल बी। जो रेट कांस्टेंट है वो क्या होगा, अगर आपने टेम्परेचर को बढ़ा दिया तो रेट कांस्टेंट के साथ क्या होगा, ये आपसे पूछा हुआ है। तो देखिए रेट कांस्टेंट टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। रेट कांस्टेंट क्या होता है भैया, रेट कांस्टेंट आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। तो अगर आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो रेट कांस्टेंट भी आपका क्या हो जाएगा भैया, बढ़ जाएगा। रेट कांस्टेंट भी आपका क्या हो जाएगा भैया, बढ़ जाएगा। तो आपका कौन सा ऑप्शन होगा इसमें, देखिए इंक्रीज, डिक्रीज, रिमेन्स अनचेंज, नन ऑफ दीज। तो इंक्रीज ए ऑप्शन हो जाएगा, ठीक बुझे। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ अ सॉल्यूशन। बोला गया है लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, सरफेस टेंशन, ऑस्मोटिक प्रेशर। इन चार में से आपको ये बताना है कौन सी प्रॉपर्टी ऐसी है जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। देखिए आपको पता होना चाहिए कि आपको केवल 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है। कितनी कितनी होती है भैया, 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती हैं, जिसमें पहला होता है लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अगला होता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, जिसको डेल्टा टीएफ से रिप्रेजेंट करते हैं। अगला होता है आपके पास एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। अगला क्या होता है भैया, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। और फोर्थ आपकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या होती है भैया, ऑस्मोटिक प्रेशर। केवल ये 4 आपकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती हैं जिनका आपको नाम याद होना चाहिए, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा आते हैं न्यूमेरिकल्स के, तो इसलिए ये आपको अच्छी तरह से याद होना चाहिए कि केवल आपके पास 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती हैं। तो अब इस क्वेश्चन में आपसे बोला है कि कौन सी प्रॉपर्टी ऐसी है जो कोलिगेटिव नहीं है। लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर भैया बिल्कुल होती है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट बिल्कुल होती है, सरफेस टेंशन, देखिए सरफेस टेंशन आपकी ऑस्मोटिक वो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। तो इसका ऑप्शन कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा भैया, सी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा भैया, करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं भैया अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट इज सेम फॉर द व्हिच ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब देखिए
बोला गया है किस ऑर्डर की रिएक्शन के लिए जो यूनिट है वो सेम होती है। यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट इज सेम विच ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, द यूनिट ऑफ रेट एंड कांस्टेंट। अच्छा 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 ठीक है, सवाल कुछ ऐसा है कि जो यूनिट होगी रेट की, किसकी भैया, यूनिट ऑफ रेट, वो इक्वल होनी चाहिए यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट के। तो आपको बताना ऑर्डर, क्या बताना भैया, ऑर्डर। तो वो किस ऑर्डर की रिएक्शन के लिए ऐसा होता है कि जो यूनिट रेट की होती है वही यूनिट आपकी रेट कांस्टेंट की होती है। तो याद रखिएगा, ऑर्डर कुछ भी हो, रेट की यूनिट हमेशा होती है मोल पर लीटर पर सेकेंड। मोल पर लीटर पर सेकेंड आपके पास यूनिट होती है रेट की। अब इसको इक्वल करना है हमको किसके भैया, रेट कांस्टेंट। तो हम ये मान लेते हैं कि वो nth ऑर्डर की रिएक्शन है। तो nth ऑर्डर की रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट का फार्मूला क्या हो जाएगा, मोल की पावर n लीटर की पावर माइनस का n, 1 माइनस n, 1 माइनस n और 1। एक मिनट रुको, मैं इसको यहाँ लिखता हूँ सही से। देखो nth ऑर्डर के लिए आपके पास जो रेट कांस्टेंट की यूनिट है, पहले आप बात कर लीजिए रेट कांस्टेंट। तो nth ऑर्डर के लिए हो जाएगी मोल लीटर इनवर्स की पावर 1 माइनस n डिवाइड बाई पर सेकेंड। और रेट कांस्टेंट की तो ये हो गई। अब रेट की यूनिट क्या होती है, मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो देखिए पर सेकेंड से पर सेकेंड तो सब्ट्रैक्ट हो गया। अब कुल मिला के रेट के पास मोल है, तो अगर रेट कांस्टेंट के पास भी मोल आ जाए तो सवाल हो जाएगा मोल यहाँ कब आएगा, जब n इक्वल टू यहाँ 0 रख दोगे। इसका मतलब, और n क्या होता है, ऑर्डर। मतलब इस रिएक्शन के लिए आपका 0 ऑर्डर की रिएक्शन जो होगी, कौन सी भैया, 0 ऑर्डर की जो रिएक्शनें होंगी उनके लिए जो रेट की आपकी यूनिट होती है वही यूनिट उसकी रेट कांस्टेंट की होती है भैया। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको याद रखना कि वो कौन सी रिएक्शन है जिसका रेट और रेट कांस्टेंट की यूनिट सेम होती है, तो 0 ऑर्डर की रिएक्शन होती है भैया। चलते हैं भैया अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर वुड बी मैक्सिमम। लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर मैक्सिमम किसके लिए होगा भैया, देखिए जो आपके पास लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर हो, या फिर आपके पास हो फ्रीजिंग पॉइंट, या क्या हो भैया, फ्रीजिंग पॉइंट, इन दोनों का जो आपका ऑर्डर होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आई के साथ। आई की वैल्यू जितना कम होगी लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर और आपका फ्रीजिंग पॉइंट उतना ही ज्यादा होगा, पहली बात याद रखना। अब बात आ गया कि आई क्या है और इसको कैसे निकालेंगे। तो आई का मतलब होता है कंसंट्रेशन इनटू आयन, इनटू क्या होता है भैया, आयन। जैसे पहले फार्मूले को देखिए, तो कंसंट्रेशन दी है 0.1, तो ए ऑप्शन की अगर बात करें तो 0.1 कंसंट्रेशन हो गई, इनटू आयन कितने बनेंगे, एक ब्रोमीन, एक आपका बैरियम का बनेगा और 2 क्लोरीन के बनेंगे, मतलब 3 आयन इसमें बनेंगे। जब मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू आएगी 0.3। बी ऑप्शन को इसी तरह देखिए कि आपका 0.1 मोलर है तो 0.1 हो गया, इंटू ग्लूकोज आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ऑर्गेनिक कंपाउंड में कोई भी आयन नहीं बनता तो एक ही आयन बनेगा, तो उसको लिख लेते हैं 0.1। इसी तरह सी की बात करें तो यूरिया है तो 0.2, और यूरिया का भी कोई आयन नहीं होता भैया तो इसका 0.2 आ जाएगा। डी की बात करें तो कंसंट्रेशन है 0.1, तो कंसंट्रेशन हो गई 0.1। आयन की बात करें तो एक Na+ है और एक Cl- मतलब 2 आयन है, तो ये हो जाएगा 0.2। अब देखिए सबके मुझको ये आई की वैल्यू, ये किसकी वैल्यू आपने निकाली, आई की। तो आई की वैल्यू कैसे निकलती है भैया, कंसंट्रेशन इनटू आयन से निकलती है। अब देखो इनमें से आई जिसका सबसे कम होगा उसी का लोअरिंग प्रेशर ज्यादा होगा। याद रखिएगा लोअरिंग वेपर प्रेशर और फ्रीजिंग पॉइंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आई के साथ। आई जिसका सबसे कम उसी का आपका लोअरिंग वेपर प्रेशर और फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा। तो देख लीजिए किसका सबसे कम आपका बी ऑप्शन में आ रहा है 0.1, तो इसमें आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बी 0.1 मोलर ग्लूकोज। बिल्कुल वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है भैया, लिख लीजिए बी ऑप्शन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ भैया। अगला क्वेश्चन कह रहा है, इन अ केमिकल रिएक्शन द इफेक्ट ऑफ कैटालिस्ट इज टू चेंज। जो आपका केमिकल रिएक्शन होती है उसमें कैटालिस्ट क्या करता है, क्या चेंज करता है, एक्टिवेशन एनर्जी, इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन को, हीट ऑफ रिएक्शन को, या फाइनल प्रोडक्ट को। तो जो आपका कैटालिस्ट होता है किसी भी केमिकल रिएक्शन में वो एक्टिवेशन एनर्जी को चेंज करता है। किसको चेंज करता है भैया, एक्टिवेशन एनर्जी को। तो इसका ए ऑप्शन हो जाएगा। चलते भैया अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है, द डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट इज प्रोपोर्शनल टू, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट इज प्रोपोर्शनल टू, कि जो डिप्रेशन होता है फ्रीजिंग पॉइंट में जो कमी आएगी वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूशन, मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन,
मोललिटी ऑफ द सोल्यूशन, मोललिटी ऑफ द सॉल्वेंट। तो याद रखना कि जो आपके पास फ्रीजिंग पॉइंट होता है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोललिटी ऑफ द सोल्यूशन, मोललिटी ऑफ द सोल्यूशन, सी ऑप्शन। इसको याद रखना, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया ये। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सोल्यूशन हैज द लोएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट। अब इनमें से सबसे कम लोएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट किसका होगा? देखिए अब मैंने आपको क्या बताया, जब भी आपको फ्रीजिंग पॉइंट या वेपर प्रेशर देखना हो, क्या देखना हो? ये फ्रीजिंग पॉइंट या फिर वेपर प्रेशर देखना हो, वेपर प्रेशर, तो हमेशा आई को देखो। किसको देखो? आई को। आई जितना कम वेपर प्रेशर और फ्रीजिंग पॉइंट उतना ज्यादा। आई का फार्मूला मैंने अभी बताया, कंसंट्रेशन इनटू आयन। अब देखिए इसमें जो है, इस सवाल में कहीं पे कंसंट्रेशन नहीं दी है, तो सबकी कंसंट्रेशन में 1 मान लेता हूं। कितनी मान लेता हूं? 1। तो सब की 1, तो इसका मतलब अब आ गया आयन। अब जिसके पास आयन सबसे कम होंगे उसी की आई की वैल्यू कम आएगी, और आई की वैल्यू कम आएगी, इसका मतलब वेपर प्रेशर हो या फ्रीजिंग पॉइंट दोनों ज्यादा आएगा। पोटेशियम सल्फेट फार्मूला होता है K2SO4, कितने आयन बनेंगे भैया? 3 आयन बनेंगे। सोडियम क्लोराइड फार्मूला होता है NaCl, कितने आयन बनेंगे भैया? 2 आयन। ग्लूकोज ऑर्गेनिक कंपाउंड है, कितने आयन बनेंगे? 1 आयन बनेगा। यूरिया कितने आयन बनेंगे भैया? 1 आयन बनेंगे। तो पूछा गया है हैज द लोवेस्ट फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट किसका सबसे कम होगा? सबसे कम उसका होगा जिसका आई सबसे ज्यादा होगा। तो आई किसका ज्यादा है भैया? K2SO4 पोटेशियम सल्फेट का सबसे ज्यादा है। देख लीजिए ए ऑप्शन इसका हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन। अगर आपको ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक जरूर से जरूर इसको शेयर करें। अब देखिए जितने भी मैं आपको ये क्वेश्चन बता रहा हूँ, अगर इसके बाद भी कोई क्वेश्चन को आपको समझ में नहीं आ रहा कि ये सर कैसे है कैसे नहीं है, तो इसके लिए आप मुझसे कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम लिख सकते हैं, या आपको मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दे चुका हूँ, टेलीग्राम ग्रुप दे चुका हूँ, उन दोनों जगह से आप मुझसे संपर्क करके अपना कोई भी डाउट है तो उसको क्लियर कर सकते हैं। अगर आप में से अभी किसी के पास मेरा यूट्यूब कह रहा हूँ, व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर या फिर टेलीग्राम ग्रुप की लिंक नहीं है, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो दोनों आपको मिल जाएंगे। वहां से आप जा करके मुझसे डायरेक्ट अपनी डाउट को सॉल्व करा सकते हैं भैया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब बोल रहा है 4 कलर सोल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट हैविंग बीन केप्ट इन सेपरेट टेस्ट ट्यूब। आपके 4 जो आपके पास सोल्यूशन है कलरलेस है, उनको 4 अलग अलग टेस्ट ट्यूबों में रखा गया है। एंड कॉपर स्ट्रिप, और उसमें क्या हुआ भैया? कॉपर की स्ट्रिप डाली गई। उसमें क्या डाली गई भैया? कॉपर की स्ट्रिप डाली गई है। तो 4 सोल्यूशन है भैया। देखिए ये सोल्यूशन ए हो गया, ये सोल्यूशन बी हो गया, ये सोल्यूशन सी हो गया और ये सोल्यूशन डी हो, और इन सब में कॉपर की स्ट्रिप डाली गई, मतलब एक रॉड डाली गई है। तो ये कॉपर की रॉड हो गई, ये कॉपर की रॉड हो गई, ये कॉपर की रॉड हो गई। इतना सवाल में भी बोला गया अभी तक भैया। आगे पढ़िए क्या बोल रहा है। स्ट्रिप इज डिपेंड इज सोल्यूशन व्हिच सोल्यूशन विल टर्न ब्लू। अब इनमें से कौन सा सोल्यूशन है जो आपका कैसा हो जाएगा भैया? ब्लू हो जाएगा। ऐसा कौन सा सोल्यूशन है जो ब्लू हो जाएगा? ब्लू कलरलेस सोल्यूशन ब्लू कब होगा? वो सोल्यूशन आपका ब्लू होगा जहां पे रिएक्शन पॉसिबल होगी। जहां पे क्या होगा भैया? रिएक्शन पॉसिबल होगी, वही तो रिएक्शन करके कलरलेस से कलरफुल में जाएगा, पॉसिबल होगी। तो अब देखिए जिंक नाइट्रेट है तो कॉपर डाला गया है, तो आप देखिए सभी नाइट्रेट ऑप्शन में दिए हैं तो उनको छोड़ दीजिए। आप मेटल की बात करिए, तो मेटल आपके पास है जिंक, सिल्वर, कैडमियम, लेड और आपके ये कॉपर अलग से मेटल है। ये 5 मेटल आपको दी गई। तो याद रखिए हमेशा आप बनाइए इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ऐसे सवालों में कलरलेस वालों में क्या बनाइए? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने बताया था कि खुद उसने रिडक्शन पोटेंशियल दिया था तो आपने लिख लिया था, लेकिन अगर आपको रिडक्शन पोटेंशियल नहीं दिया तो आपको ऑर्डर याद होना चाहिए। ठीक है भैया। तो इन चारों में अगर मैं ध्यान से देखूं तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में कौन कैसे आएगा? देखिए सबसे ऊपर आएगा जिंक, फिर आएगा कैडमियम, फिर आएगा आपका प्लेटिनम, फिर आएगा कॉपर और उसके नीचे आएगा सिल्वर। इस तरह से आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में पोजीशन होगी कि इन 5 में सबसे टॉप पे आपका कॉपर होगा। ये आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आपको स्कूल में याद करना सिखाई गई होगी, तो वहां से आपको याद होना चाहिए कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में सबसे ऊपर कॉपर आता है, फिर कैडमियम आता है, फिर लेड आता है, फिर कॉपर आता है, फिर सिल्वर आता है। ये इस क्वेश्चन के अनुसार है। वैसे तो सबसे ऊपर आपका लिथियम आता है, लेकिन इस क्वेश्चन के अनुसार देखते हैं। अब देखिए इसमें क्या होगा कि जो रॉड है आपकी वो आपकी क्या होना चाहिए? रिएक्शन कराना है, रिएक्शन पॉसिबल हो, कलर चेंज हो। कलर तब चेंज होगा कि जब रॉड आपकी कहाँ पे हो भैया? रॉड जो है वो टॉप पे हो। रॉड कहाँ हो भैया? ऊपर वाले में हो, और सॉल्यूशन नीचे वाले का होना चाहिए। सॉल्यूशन किसका होना चाहिए भैया? नीचे वाले का, तभी आपकी रिएक्शन होगी। देखिए पहले में अगर आप बात करें कि जिंक का सॉल्यूशन लोगे तो उस रिस्पेक्ट में कॉपर नीचे आ रहा है, तो
अभी मैंने बताया कि रॉड को ऊपर होना चाहिए, सोल्यूशन नीचे, तो इसमें सोल्यूशन ऊपर पहुंच जा रहा है। दूसरा आपको ऑप्शन दिया है कैडियम, कैडियम का अगर सोल्यूशन बनाया है तो आपकी जो रॉड है वो नीचे चली जा रही, नहीं होगा। तीसरा ऑप्शन है सिल्वर। देखिए अगर आपने सिल्वर का सोल्यूशन बनाया तो जो रॉड है वो ऊपर आ रही है, सीरीज में रॉड कहाँ आ रही है, ऊपर, तो ये रिएक्शन पॉसिबल होगी। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा भैया, सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं भैया अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है फॉर द जीरो ऑर्डर रिएक्शन यूनिट ऑफ वेलोसिटी कांस्टेंट। याद रखना रेट कांस्टेंट का ही दूसरा नाम होता है वेलोसिटी कांस्टेंट। दूसरा नाम क्या होता है भैया, वेलोसिटी कांस्टेंट। अभी पिछले सवाल में मैंने रेट कांस्टेंट की यूनिट बताई थी, वही आपकी वेलोसिटी की यूनिट होगी, क्योंकि दोनों का सेम ही नाम होता है भैया। रेट कांस्टेंट और वेलोसिटी कांस्टेंट एक ही चीज के नाम है। तो आप इसकी जो भी यूनिट आपको पता हो वो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, क्योंकि मैंने रेट कांस्टेंट जीरो ऑर्डर की अभी बता चुका हूं। अब आपको वेलोसिटी कांस्टेंट की यूनिट क्या होगी वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है भैया, अब इसको नहीं बताऊंगा मैं। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है व्हिच पेयर ऑफ सॉल्यूशन आइसोटोनिक एट द सेम टेम्परेचर। आइसोटोनिक, अब देखिए बात आ गई कि आइसोटोनिक किसे कहते हैं। तो याद रखना भैया आइसोटोनिक का मतलब होता है, टोनिक का मतलब होता है कंसंट्रेशन इनटू आई की वैल्यू आनी चाहिए सेम, की वैल्यू क्या आनी चाहिए भैया, सेम। अगर आपके किसी सॉल्यूशन में आई की वैल्यू सेम आना चाहिए। आई की वैल्यू क्या आनी चाहिए भैया, सेम आनी चाहिए। अगर आपके पास आइसोटोनिक आपको देखना है तो आई की वैल्यू सेम आनी चाहिए भैया। ऐसे सवालों के लिए जिसमें आई की वैल्यू सेम होगी वो आइसोटोनिक होंगे। आइए भैया पहले क्वेश्चन में देखिए कौन सा पेयर है। तो पहले में NaCl का अगर आई की बात करें तो ये आ जाएगा 2 आयन बनेगा और इतना है तो 0.2, और इसकी बात करें तो ये आ जाएगा 0.3। तो पहला ऑप्शन तो आइसोटोनिक नहीं होगा क्योंकि दोनों में आई की वैल्यू डिफरेंस है। अगले की बात करते हैं भैया, अगला है यूरिया। यूरिया के लिए आई की वैल्यू 0.1 आएगी और सोडियम क्लोराइड के लिए आई की वैल्यू 0.2 आएगी। तो इसमें भी आई सेम नहीं, तो ये भी आइसोटोनिक नहीं होगा। अगला देखते हैं भैया यूरिया एंड मैग्नीशियम क्लोराइड, तो ये भी आपका सेम नहीं आएगा। अगला देखते हैं डी नंबर कैडियम, कैल्शियम नाइट्रेट और सोडियम सल्फेट। तो कैल्शियम नाइट्रेट की बात की जाए तो इसमें 3 आयन बनेंगे और आई की वैल्यू आएगी 0.3। और अगर हम लोग सोडियम सल्फेट की बात करें तो इसमें भी 3 आयन बनेंगे और आई की वैल्यू कितनी आएगी, 0.3। तो देखिए इसमें आई की वैल्यू सेम आ गई। तो कौन सा ऑप्शन आपका आइसोटोनिक है, डी ऑप्शन जो है आपका आइसोटोनिक होगा। डी ऑप्शन आपका क्या होगा भैया, आइसोटोनिक होगा। चलते हैं भैया अगले क्वेश्चन की तरफ। अब ये कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। देखिए ये जो क्वेश्चन है ये आपको कहीं कोई कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन नहीं है, ये आपको टोटली प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन है और इसको आपको रटना है। एक बात समझ लीजिएगा, एग्जाम्पल जो होते हैं जीरो ऑर्डर के, फर्स्ट ऑर्डर के, ये आपको रटने पड़ते हैं। इसका कोई प्रूव नहीं है कि मैं आपको दे सकूं कि ये चीज देख लीजिए तो पता चल जाएगा है या नहीं। याद है कि मैं इसमें सभी रिएक्शनों का ऑर्डर आपको बता देता हूं। जो पहली रिएक्शन दी है ये आपकी फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है, इसको लर्न कर लेना भैया, एस्ट्रीफिकेशन है। दूसरी रिएक्शन आपको फर्स्ट ऑर्डर की दी गई है, तीसरी रिएक्शन आपकी थर्ड ऑर्डर की है और फोर्थ रिएक्शन जो है वो जीरो ऑर्डर की है। तो आपसे इसमें पूछा गया है जीरो ऑर्डर की कौन सी रिएक्शन होगी, तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। इसको आपको लर्न कर लेना है भैया। चलिए आगे, द यूनिट ऑफ वेलोसिटी कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब वेलोसिटी कांस्टेंट मतलब रेट कांस्टेंट की यूनिट पूछी, किसके लिए भैया, फर्स्ट ऑर्डर के लिए। अभी मैंने पिछले समय बताया रेट कांस्टेंट की यूनिट लिखना है तो सीधे से फार्मूला क्या लिखोगे आप लोग, मोल पर लीटर की पावर 1 माइनस n पर सेकेंड, ये लिखोगे। अब बोला फर्स्ट ऑर्डर, इसका मतलब n की जगह 1, तो 1 माइनस 1 कर दोगे तो 0 हो जाएगा। तो मोल माइनस मोल पर लीटर की पावर 0 पर सेकेंड। ठीक है भैया। तो अब जब मोल पर किसी की भी पावर अगर 0 तो उसकी वैल्यू होती है 1 इंटू सेकेंड इनवर्स, तो आपकी यूनिट क्या आ जाएगी भैया, सेकेंड इनवर्स। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए वेलोसिटी कांस्टेंट की यूनिट क्या होती है भैया, या रेट कांस्टेंट की सेकेंड इनवर्स। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं भैया अगले क्वेश्चनों की तरफ। अब देखिए ये आपके सॉलिड स्टेट सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड केमिकल काइनेटिक्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो गए। अब हम लोग देखेंगे इस टॉपिक में हम लोग देखेंगे ऑर्गेनिक के वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और आपके इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। ठीक है भैया, तो चलते हैं भैया। अब इस सीरीज को कैसे देखिए अच्छी तरह से। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट आए तो आप बेझिझक मुझसे पूछ सकते हैं, उसमें कोई आपको संकोच की बात नहीं है। आ जाइए, पहला क्वेश्चन कह रहा है which does not iodoform on heating with iodine and base। कौन सा ऐसा चीज है जो आपका, देखिए ए कंपाउंड है, उसकी रिएक्शन आयोडीन और बेस से कराना है। बेस आपका पास पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से करा दीजिए।
तो यहाँ से आयोडोफार्म बनना चाहिए। क्या बनना चाहिए भैया? आयोडोफार्म। तो पूछा है कि कौन सा ऐसा ए है, क्योंकि ए का ऑप्शन है ना, ए में क्या ऐसा रखेंगे कि यहाँ पे आयोडोफार्म ना बने, यहाँ पे ए की जगह क्या रखें कि आयोडोफार्म ना बने या फार्म आउट ना करे, ये आपसे पूछा गया। तो आयोडोफार्म वो सारे कंपाउंड आपके बनाते हैं जिनके पास COCH3 ग्रुप होता है। जिनके पास कौन सा ग्रुप होता है भैया? COCH3 ग्रुप होता है, वो सब आयोडोफार्म बनाते हैं। अब देखिए, पहला है एसीटोन। तो अगर एसीटोन का मैं फार्मूला लिखूं CH3 COCH3। अगला है एथेनॉल। एथेनॉल का अगर मैं फार्मूला लिखूं तो CH3 C डबल बॉन्ड OH। और अगर मैं अगला है मेथेनॉल। मेथेनॉल का फार्मूला लिखूं तो C डबल बॉन्ड OH। और अगला आपके पास है एस्टल्डिहाइड। अगर मैं एस्टल्डिहाइड का फार्मूला लिखूं तो आपके पास हो जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड OH, एस्टल्डिहाइड। ठीक भैया। अब देखिए इसको कैसे करेंगे। अब अगर आपने ये सब कर लिया है तो अब यहाँ से देखते हैं किसके पास COCH3 ग्रुप नहीं है। तो पहला एसीटोन, देखिए यहाँ COCH3 ग्रुप है, तो ये आपका आयोडोफार्म रिएक्शन देगा। दूसरा कह रहा है इथेनॉल। इथेनॉल के पास देखें तो ये यहाँ CH3CO ग्रुप है, तो ये भी आपका देगा। तीसरा कह रहा है मेथेनॉल। तो देखिए मेथेनॉल में C डबल बॉन्ड O तो है, लेकिन कहीं पे भी CH3 नहीं है, तो ये आपका आयोडोफार्म टेस्ट नहीं देगा। अगले को देख लीजिए, अगला है एस्टल्डिहाइड। तो इसके पास तो खुद के पास क्या भैया? CH3CO ग्रुप है। तो आपका कौन सा ऐसा रीजेंट है या कौन सा ऐसा रीजेंट है जिसके पास आयोडोफार्म टेस्ट नहीं देगा? तो आपके पास आंसर क्या आ गया भैया? मेथेनॉल। मेथेनॉल याद रखना, आयोडोफार्म केवल वही ग्रुप देंगे जिनके पास CH3 C डबल बॉन्ड O ग्रुप प्रेजेंट होगा। ये ग्रुप प्रेजेंट है तो आपका आयोडोफार्म देगा। तो सारे स्ट्रक्चर बना लिए हमने, देख लिया किसके पास है किसके पास नहीं। चलते हैं अगले भैया क्वेश्चन पे। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भैया, नेम ऑफ विटामिन डी। विटामिन जो भी आपकी ABCD जितनी भी विटामिन है उनके आपको नाम अच्छी तरह से याद होना चाहिए। पूछ रहा है कि विटामिन डी का नाम क्या होता है, आप उसका नाम बताइए, केमिकल नाम क्या होता है विटामिन डी का। तो आपको याद रखना है विटामिन डी का केमिकल नाम होता है कैल्सीफेरल। क्या नाम होता है भैया? कैल्सीफेरल नाम होता है, कैल्सीफेरल नाम होता है। आगे चलते हैं भैया, बोला गया है द रिएक्शन बिटवीन, ये आपका एमीन है, ये आपका क्लोरोफार्म है और बेस है। बोला गया है कि एक ऐसी रिएक्शन जिसमें एमीन, क्लोरोफार्म और आपका बेस प्रेजेंट होता है, उस रिएक्शन को क्या बोलते हैं? तो याद रखना उस रिएक्शन का नाम होता है कार्बिल एमीन रिएक्शन। क्या नाम होता है भैया? कार्बिल एमीन रिएक्शन। तो इसका आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बेसिस इज नॉट फाउंड इन DNA। इनमें से DNA में क्या नहीं पाया जाता? तो याद रखना यूरेसिन एक आपका कंपाउंड होता है, एंजाइम होता है यूरेसिन, वो आपका DNA में नहीं पाया जाता है और वो सिर्फ किसमें पाया जाता है? RNA में। याद रखना यूरेसिन आपका DNA में नहीं पाया जाता, RNA में पाया जाता है। तो पूछा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फाउंड इन DNA। तो DNA में क्या नहीं फाउंड होगा? थायामीन पाया जाता है भैया, क्रेटोसिन पाया जाता है, यूरेसिल नहीं पाया जाता है, तो यही आपका सही हो जाएगा। और एडेनाइन पाया जाता है। आगे चलते भैया, अगला क्वेश्चन कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एमीन्स डज नॉट गिव कार्बिल एमीन रिएक्शन। इनमें से कौन सा एमीन है जो कार्बिल एमीन रिएक्शन नहीं देता? तो याद रखना कि कार्बिल एमीन रिएक्शन, कार्बिल, आगे बता देता हूँ एक मिनट, कि जो कार्बिल एमीन रिएक्शन होती है, कार्बिल एमीन रिएक्शन, इस रिएक्शन को केवल और केवल आपके प्राइमरी, इस रिएक्शन को केवल और केवल आपके प्राइमरी एमीन देते हैं। कौन देते हैं भैया? प्राइमरी एमीन देते हैं, प्राइमरी एमीन देते हैं। प्राइमरी एमीन आपकी इस रिएक्शन को देते हैं। इस रिएक्शन को कौन देते हैं भैया? प्राइमरी एमीन। तो देख लीजिए, अब प्राइमरी एमीन क्या होता है? जिसके पास NH2 ग्रुप हो। वो सारे कंपाउंड जिसके पास NH2 ग्रुप प्रेजेंट होगा वो आपके कार्बिल एमीन रिएक्शन को देंगे। वो किसको देंगे भैया? कार्बिल एमीन रिएक्शन को देंगे। तो देख लीजिए इन चारों ऑप्शन में भैया NH2 पहले में प्रेजेंट है, देगा। दूसरे में प्रेजेंट है, ये भी आपका देगा। तीसरा देखिए NH प्रेजेंट है, इसमें NH2 नहीं प्रेजेंट, तो ये नहीं देगा। और अगले में देखिए NH2 प्रेजेंट है, ये देगा। तो कार्बिल एमीन रिएक्शन वो देते हैं जिनके पास NH2 ग्रुप प्रेजेंट होता है। जिनके पास NH या N प्रेजेंट होता है वो नहीं देते हैं। NH2 का मतलब होता है प्राइमरी एमीन 1 डिग्री एमीन, NH का मतलब होता है 2 डिग्री एमीन, और N का मतलब होता है 3 डिग्री एमीन। तो इसको याद रखना भैया, डिग्री ऑफ एमीन अच्छी तरह से। चलते हैं भैया अगले वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, द बेसेस प्रेजेंट इन RNA। RNA में कौन कौन से बेस प्रेजेंट होते हैं? तो देखिए सबसे पहले तो यूरेसिल प्रेजेंट होना चाहिए। यूरेसिल देख लीजिए, पहले ऑप्शन में तो यूरेसिल कहीं दिया नहीं, तो पहला ऑप्शन तो गलत हो गया। अब कोई भी ऑप्शन सही होगा, वो सेकंड, थर्ड, फोर्थ में से कोई होगा, क्योंकि तीनों में आपका यूरेसिल है। अब देखिए एक आपका उसमें पाया जाता है गुआनाइन। क्या पाया जाता है भैया? गुआनाइन। देख लीजिए अब गुआनाइन आपके किस ऑप्शन में दिया है? सेकंड में है और थर्ड में है, वो फोर्थ में है। और साथ में पाया जाता है क्रेटोसिन। क्रेटोसिन भी दोनों में है। और
लेकिन सेकंड और फोर्थ में ये ऑप्शन में इसमें थाइमीन दिया, जो कि थाइमीन आपका किसमें पाया जाता है, आरएनए में न पा करके डीएनए में होता है। थाइमीन किसमें होता है भैया, डीएनए में। और आरएनए में क्या पाया जाता है, एडेनिन, एडेनाइन, गुआनाइन, क्रेटोसिन और यूरेसिल, ये आपके आरएनए में पाए जाते हैं। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको अच्छी तरह से आप समझ लीजिएगा भैया। आगे चलते हैं। देखिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो ज्यादातर न्यूमेरिकल वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, इनको आपको डायरेक्ट याद ही करना है, इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं लगता। फिजिकल केमिस्ट्री में जो इसके पहले हमने ऑब्जेक्टिव आपको पढ़ाया, उसमें देखो कॉन्सेप्ट लग रहा था, मैं बता रहा था। जो याद करना है उसको डायरेक्ट रटिए, जो कॉन्सेप्ट से आ रहा है मैं उसको कॉन्सेप्ट का भी आपको बताते चल रहा हूँ। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है द एक्वस सोल्यूशन ऑफ एमीन। देखिए वो सारे कंपाउंड जिसमें नाइट्रोजन पाया जाएगा, वो सारे कंपाउंड जिसके पास क्या पाया जाएगा भैया, नाइट्रोजन, वो सब बेसिक होते हैं। वो कैसे होते हैं भैया, कंपाउंड बेसिक। इस बात को याद रखना, दुनिया के वो सारे कंपाउंड जिनके पास नाइट्रोजन पाया जाएगा वो बेसिक होंगे। तो हमको पता है एमीन क्या होता है, NH2 वाले ग्रुप को एमीन बोलते हैं, या NH या आपका N लगा हो तो ये आपके एमीन होते हैं 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री। तो एमीन क्या होगा भैया, नाइट्रोजन है तो बेसिक होगा। कैसा होगा, बेसिक। ऑप्शन क्या दिया है, एसिडिक, बेसिक, एम्फोटेरिक, न्यूट्रल। तो आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा भैया, सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगली बात करते हैं शुगर की, कि द शुगर जो कि एक डायसेकेराइड है। शुगर क्या है भैया, आपका एक डायसेकेराइड होता है। बोला गया है कि जो शुगर है वो प्रेजेंट होता है मिल्क में, प्रेजेंट इन मिल्क। मिल्क में किस फार्म में पाया जाता है, जो शुगर आपका मिल्क में पाया जाता है वो किस में पाया जाता है, शुगर आपके मिल्क में होता है तो मिल्क में किस फार्म में पाया जाता है, ग्लूकोज के फार्म में पाया जाता है, सुक्रोज के फार्म में पाया जाता है, लैक्टोज के फार्म में पाया जाता है, माल्टोज के फार्म में पाया जाता है। तो याद रखना, शुगर जो आपके मिल्क में प्रेजेंट होता है वो लैक्टोज के फार्म में होता है। वो किसके फार्म में होता है भैया, लैक्टोज के फार्म में होता है। इस बात को याद रखना भैया डायरेक्ट। आगे चलते हैं। अगला कह रहा है द रीजेंट यूज टू प्रिपेयर एमीन फ्रॉम एमाइड। एमाइड आपका होता है RC≡ONH2 और इससे हमको बनाना है एमीन। एमीन क्या होता है, RNH2 को एमीन बोलते हैं। एमीन बनाना है हमको किससे भैया, एमाइड से। बोला गया है तो कौन सा रीजेंट यूज करें कि ये जो एमाइड है वो एमीन में चला जाए। तो याद रखना, हमेशा यहाँ पे आप लोग ब्रोमीन की रिएक्शन कराते हैं, एल्कालीन ब्रोमीन डालते हैं तो आपका जो एमाइड होता है वो एमीन में चला जाता है। देख लीजिए Br2KOH। अगला है सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड। अगला कह रहा है जिंक क्लोराइड और हाइड्रोनिक क्लोराइड, ठीक है। अगला कह रहा है पोटेशियम डाइक्रोमेट और सल्फ्यूरिक एसिड। तो आपका सेकंड ऑप्शन, वो फर्स्ट ऑप्शन। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया ये, कि अगर आपको एमाइड को एमीन में बदलना है तो किस रीजेंट को डालना होगा, तो ब्रोमीन, बेसिक ब्रोमीन को डालना होगा भैया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पायरिडॉक्साइन इज द नेम गिवन बाय। ये किस विटामिन का नाम है, आपको बताना है कि जो आपके पास पायरोडॉक्साइन होता है ये किस विटामिन का नाम है। विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B6 या विटामिन B12। तो आपको याद होना चाहिए भैया कि जो आपके पास पायरोडॉक्साइन है ये आपके किस विटामिन का नाम है। तो ये आपका नाम होता है विटामिन B6 का। किसका नाम होता है भैया, विटामिन B6 का नाम होता है भैया। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड रिड्यूस टॉलेंस रीजेंट। टॉलेंस रीजेंट किसको रिड्यूस करता है। अगला कंपाउंड क्या कह रहा है भैया, जो टॉलेंस रीजेंट है वो किसको रिड्यूस करता है। तो याद रखना, वो नाइट्रो कंपाउंड को रिड्यूस करता है। किसको रिड्यूस करता है भैया, नाइट्रो कंपाउंड को रिड्यूस करता है टॉलेंस रीजेंट। नाइट्रो कंपाउंड क्या होता है, जिसके पास NO2 प्रेजेंट हो। जिसके पास क्या प्रेजेंट हो भैया, NO2। अब देखिए, ये आपका फेनिल नाइट्रोबेंजीन है, ये आपके पास नाइट्रस बेंजीन है, ये एनिलीन है, और ये आपके पास क्या है भैया, ये आपके पास C6H5NHOH। ये आपके पास है फेनिल एमीन हाइड्रोक्साइड। फेनिल एमीन हाइड्रोक्साइड है। तो आपका यहां से जो कंपाउंड टॉलेंस किसको रिड्यूस करेगा, तो नाइट्रोबेंजीन को करता है। तो आपके पास A ऑप्शन हो जाएगा। चलते हैं भैया अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है सेलुलोज ऑफ कंप्लीट हाइड्रोलिसिस। अगर हम लोग सेलुलोज का कंप्लीट हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं, किसका भैया, सेलुलोज का कंप्लीट हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं, तो वहां से क्या बनेगा, तो याद L ग्लूकोज बनेगा, फ्रक्टोज बनेगा, D राइबोज बनेगा या D ग्लूकोज बनेगा। तो याद रखना, सेलुलोज का कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करने पे आपका D ग्लूकोज बनता है। क्या बनता है भैया, D ग्लूकोज बनता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पेंसिलिन आपकी क्या है, एंटीसेप्टिक है, एंटीपायरेटिक है, एंटीबायोटिक है या फूड प्रिजर्वेटिव है। तो आपके पास जो आपके पेंसिलिन होती है वो आपकी एंटीबायोटिक होती है। जो पेंसिलिन आपकी होती है वो क्या होती है भैया, एंटीबायोटिक होती है। इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है द स्वीटेस्ट ऑफ ऑल शुगर। जो शुगर है उनमें सबसे ज्यादा स्वीटेस्ट क्या होता है, ग्लूकोज, माल्टोज, फ्रक्टोज या फिर आपके पास सुक्रोज। तो बताइए भैया, जो ग्लूकोज होता है उनमें सबसे ज्यादा स्वीटेस्ट क्या होता है भैया, ग्लूकोज होता है, माल्टोज होता है, फ्रक्टोज होता है, सुक्रोज। याद रखना फ्रक्टोज होता है। क्या होता है भैया, फ्रक्टोज।
अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, कहता है द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टूवर्ड्स ऑफ हाइड्रोजन बाई द कंपाउंड बाई द एलिमेंट ऑफ ग्रुप 15। ग्रुप 15 के एलिमेंट का ऑर्डर लिखना है कि अगर इनकी रिएक्शन नाइट्रोजन से कराई जाए तो कौन सा एलिमेंट आपके नाइट्रोजन के साथ फास्ट रिएक्शन करेगा। तो याद रखना, टॉप टू बॉटम जाने पे रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन डिक्रीज होती है। टॉप टू बॉटम जाने पे रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन क्या होती है, डिक्रीज होती है। तो यहाँ से भैया आपका सबसे ज्यादा हाइड्रोजन की तरफ रिएक्टिव होगा नाइट्रोजन, फिर फास्फोरस, फिर आर्सेनिक, फिर आपका बिस्मथ, वो एंटीमनी और फिर बिस्मथ। ठीक भैया, तो देख लीजिए ऑर्डर कहाँ है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, बिस्मथ और एंटीमनी। 15 का आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक भैया, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला, फिनॉल इज हीटेड विथ नाइट्रिक एसिड। बोला गया है कि फिनॉल को अगर हम रिएक्शन करा रहे हैं, फिनॉल है, इसकी रिएक्शन अगर हम नाइट्रिक एसिड से करते हैं या HNO3, तो आपका यहाँ से कंपाउंड क्या बनेगा, नाइट्रिक एसिड से करते हैं तो याद रखना हमेशा पिक्रिक एसिड बनता है। क्या बनता है भैया, पिक्रिक एसिड बनता है। फार्मूला होता है आपके पिक्रिक एसिड का, ये यहाँ NO2 लगेगा, यहाँ NO2 लगेगा और यहाँ NO2 लगेगा। ये हो गया भैया आपका पिक्रिक एसिड का फार्मूला। चलते हैं भैया अगले क्वेश्चन की तरफ। बोल रहा है रोजनमंड रिडक्शन। रोजनमंड रिडक्शन से क्या होता है, रोजनमंड रिडक्शन से हमेशा एल्डिहाइड बनता है। क्या बनता है भैया, एल्डिहाइड बनता है। तो देख लीजिए एल्डिहाइड एस्टर कार्बोक्सिलिक एसिड हाइड्रोकार्बन। तो आपको कौन सा ऑप्शन मानना है, ए ऑप्शन मानना है। बोला गया है द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फ्लोरीन। फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, याद रखना फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर ऑलवेज -1, हमेशा कितना होता है, -1। एक दो एक्सेप्शन है वो ऑक्सीजन के साथ है, बाकी और कहीं एक्सेप्शन नहीं है। जर्नल में हमेशा -1 होता है, तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। चलते हैं भैया अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है राइबोफ्लाविन इज द नेम गिवन बाय। जो राइबोफ्लाविन होता है वो किसका नाम है, आपसे ये पूछा गया है। विटामिन B1 का है, विटामिन B2 का है, या आपके पास विटामिन B6 का है, या विटामिन B12 का है। तो याद रखना कि जो हमारे पास राइबोफ्लाविन होता है वो विटामिन B2 का नाम होता है। किसका नाम होता है भैया, विटामिन B2 का नाम होता है। विटामिन के सभी केमिकल नाम आपको साइंटिफिक नाम याद होने चाहिए भैया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वो कह रहा है कि मोस्ट इफेक्टिव इलेक्ट्रोलाइट फॉर द कोगुलेशन ऑफ आर्सेनिक सल्फाइड सॉल्यूशन इज। आर्सेनिक सल्फाइड के लिए मोस्ट इफेक्टिव इलेक्ट्रोलाइट बताइए जो कोगुलेशन प्रोसेस के लिए होगा। तो ये आपके लिए मैं होमवर्क दे रहा हूँ, इसका आंसर आप लोगों को कमेंट में जरूर से जरूर लिखना है। ये आपका होमवर्क हो गया। चलते भैया अगले क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिडॉक्स रिएक्शन। अब आपको बताना है कि इनमें से रिडॉक्स कौन है। सबको पता है कि रिडॉक्स का मतलब होता है एक ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहा हो। जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहा हो उसको बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। तो देखिए ये पहली जो रिएक्शन है ये रिडॉक्स नहीं है। जब दो आयनिक कंपाउंड आपस में रिएक्शन करते हैं तो वहां पे आयन एक्सचेंज रिएक्शन होती है, वो आपकी रिडॉक्स नहीं होती है भैया। तो ए नंबर नहीं होगा। सेकंड देखिए इसमें भी आयनिक की कंपाउंड रिएक्शन कर रहे हैं तो ये भी आपकी नहीं होगी। थर्ड देखिए, हाँ इसमें देखिए कि सिल्वर यहाँ पे आपका किसमें है, +1 में है और यहाँ 0 में जा रहा है, सही बात है। अगले में देखिए जिंक आपका यहाँ पे 0 में है और जिंक यहाँ कहाँ जा रहा है, +2 में। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहा है ई रिएक्शन में, इसलिए यहाँ पे सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं भैया अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है द रेशियो ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड ऑफ बेंजीन। तो देखिए बेंजीन का अगर मैं स्ट्रक्चर बनाऊं C, तो H, तो देखिए इस स्ट्रक्चर में गिनते हैं सिग्मा बॉन्ड। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो 12 तो सिग्मा है और 3 पाई होते हैं। तो अगर हम लोग सिग्मा और पाई का रेशियो निकालें तो 12/3 आएगा, तो 4। रेशियो कितना होता है भैया, 4। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखना कि जो बेंजीन है उसमें सिग्मा और पाई बॉन्ड का जो रेशियो होता है वो कितना आता है भैया, 4। 22 का आपका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बोल रहा है विच सोल्यूशन डज नॉट रिड्यूस फेलिंग सोल्यूशन। इनमें से कौन सा ऐसा है जो फेलिंग सोल्यूशन को रिड्यूस नहीं कर पाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच सोल्यूशन डज नॉट रिड्यूस फेलिंग सोल्यूशन। फेलिंग सोल्यूशन के द्वारा रिड्यूस नहीं होगा। याद रखना कि हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड जितने भी होते हैं, क्या होते हैं भैया, कार्बोक्सिलिक, वो सब के सब आपके फेलिंग सोल्यूशन के द्वारा रिड्यूस नहीं होते हैं एक्सेप्ट फार्मिक एसिड। एक्सेप्ट फार्मिक एसिड, फार्मिक एसिड को छोड़ करके, फार्मिक एसिड को छोड़ करके जिसका फार्मूला होता है HC+OH, फार्मिक एसिड को छोड़ करके जितने भी आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं वो कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड फेलिंग सोल्यूशन से रिड्यूस नहीं होता। तो देखिए ये आपका एसिटिक एसिड है, ये बिल्कुल भी आपका रिड्यूस नहीं होगा, तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दूसरा फार्मिक एसिड ये होता है और एल्डिहाइड तो सारे होते ही हैं, तो आपका ए ऑप्शन हो जाएगा जो रिड्यूस नहीं होगा। चलते हैं अगले वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ भैया।
जो कि कह रहा है कि एल्कालीन हाइड्रोलिसिस ऑफ ऑयल एंड फैट, कि अगर हम लोग एल्काली हाइड्रोलिसिस कराते हैं ऑयल और फैट का, तो उस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं। तो याद रखना उस रिएक्शन को आप लोग बोलते हैं, अच्छा इसका आंसर आप पहले बताइए क्या होगा, फिर मैं आपको बताता हूँ। सफोनिकेशन कहते हैं उसको। क्या कहते हैं भैया? सफोनिकेशन। ठीक है भैया, याद रखना, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भैया। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्लोरोफार्म कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम, कि क्लोरोफार्म किससे बनाया जाता है। 25 नंबर का क्वेश्चन आपका कह रहा है कि क्लोरोफार्म जो है वो किससे बनाया जाता है। मेथेनॉल से, प्रोपेनॉल से, या प्रोपेनॉल 2 से। तो याद रखना कि जो आपका क्लोरोफार्म है वो प्रोपेनॉल 2 से बनाया जाता है। किससे बनाया जाता है? प्रोपेनॉल 2 से बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है बैकेलाइट इज, जो बैकेलाइट है वो क्या है? नेचुरल पॉलीमर है, एडिशन पॉलीमर है, या कंडेंसेशन पॉलीमर है, या होमोपॉलीमर है। तो याद रखना कि जो बैकेलाइट होता है ये आपका फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड, किसका भैया? बैकेलाइट जो होता है वो आपके पास फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड के कंडेंसेशन से बनता है। के कंडेंसेशन से बनता है, तो ये आपका जो पॉलीमर होता है वो एक कंडेंसेशन पॉलीमर होता है। तो इसका आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। अगले में चलते हैं। अगला कह रहा है कि एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड एंड कंसंट्रेटेड HCl इज यूज्ड आइडेंटिफिकेशन, नाइट्रोएल्केन, एल्कीन, एल्कोहल, या एल्किलेमिन। तो याद रखना पहली बात ये कि जो एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड और HCl होता है, इसके मिक्सचर को हम लोग बोलते हैं लूकास रीजेंट। क्या बोलते हैं भैया? लूकास रीजेंट बोलते हैं इसको। आप लोग क्या बोलते हो भैया? लूकास रीजेंट बोलते हो। और जो लूकास रीजेंट है इसका यूज किया जाता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिग्री ऑफ एल्कोहल, एल्कोहल की डिग्री के आइडेंटिफिकेशन में हम लोग यूज करते हैं। तो ये किसके लिए आपके पास आइडेंटिफिकेशन करने में यूज किया जाता है? एल्कोहल के। तो आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच वन इज एन एंटीबायोटिक, पूछा गया है इनमें से कौन सा एक आपका एंटीबायोटिक। स्ट्रेप्टोमाइसिन, एस्प्रिन, मार्फिन, ऑल ऑफ द अबव। बताना इनमें कौन सा आपका एंटीबायोटिक। तो याद रखना स्ट्रेप्टोमाइसिन जो आपका होता है ये आपका एंटीबायोटिक होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है वो क्या होता है? PVC होता है, पॉलीएथीन होता है, बैकेलाइट होता है, नन ऑफ दीज होता है। बताइए भैया जो आपके पास थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होता है वो क्या होता है? तो याद रखना थर्मोसेटिंग प्लास्टिक आपका बैकेलाइट होता है। क्या होता है भैया? बैकेलाइट होता है। चलते हैं अगले वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरफ भैया। कह रहा है द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट, कोबाल्ट का कोऑर्डिनेशन नंबर बताना है। कंपाउंड कौन सा है भैया? CO, एथिलीन डाइएमीन और क्लोरीन 2 है। तो याद रखना देखिए एथिलीन डाइएमीन जो होता है ये आपका डाया कैसा होता है भैया? ये आपका डाया वो होता है लिगेंड होता है, ये आपका मोनोलिगेंड होता है। तो डाया है तो एथिलीन डाइएमीन डाया है तो 2 है, तो 2 के 4 हो गया भैया। और जो आपका क्लोरीन होता है ये मोनो होता है तो 2 इसके हो गए। तो टोटल आपके पास कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ गया भैया? 6 आ गया। कितना आ गया? 6। तो ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन कह रहा है ऑन पायरोलॉग्जेड नाइट्रेशन ऑफ, पायरोलॉग्नेट का मतलब है हीट अप करना। ठीक है भैया? नाइट्रेशन ऑफ फिनॉल विथ कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड एंड कंसंट्रेटेड H2SO4 मिक्सचर द प्रोडक्ट ऑब्टेन। अगर हम लोग पायरोलोजन फिनॉल का कराते हैं, फिनॉल को हीट करते हैं किसके साथ भैया? कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। तो वहां से आपका मिक्सचर क्या बनेगा ये पूछा गया है कि वहां से आपका मिक्सचर क्या बनेगा। याद रखना वहां से हमेशा पिक्रिक एसिड बनता है। अभी पिछला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐसा ही आया था। तो आपका सी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है ऑन ट्रीटिंग एसिडिक एसिड विथ हाइड्राजोइक एसिड, कि आपका जो एसिडिक एसिड है, एसिडिक एसिड क्या होता है भैया? CH3 C डबल बॉन्ड OH। इसकी रिएक्शन हाइड्राजोइक से कराना है तो हाइड्राजोइक क्या होता है भैया? HN3 को आप लोग बोलते हैं हाइड्राजोइक। अगर इसकी रिएक्शन कराते हैं कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में, किसकी प्रेजेंस भैया? कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में अगर इसकी रिएक्शन कराते हो आप लोग, इसकी रिएक्शन कराते हो कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में, तो पूछा गया है कि यहाँ से आपका क्या प्रोडक्ट बने। तो याद रखना जब भी आप यहाँ से रिएक्शन करते हैं तो यहाँ से एमीन बनता है। यहाँ से क्या बनता है भैया? एमीन बनता है। यहाँ से आपका एमीन बनेगा CH3NH2, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी और N2 निकलेगा। ठीक है? तो यहाँ से एमीन बनेगा। क्या बनेगा भैया? एमीन। तो देख लीजिए तो अब यहाँ से कौन सा एमीन बना भैया? मेथिल एमीन बना। मेथिल एमीन तो ऑप्शन देखिए मेथेन बिल्कुल गलत है, एमीन बनेगा बिल्कुल। बाकी में 2 में एमीन है, एक तो मेथिल एमीन और एक एथिल एमीन। अब कौन सा एमीन यहाँ पे बना है देख लीजिए भैया, तो एक कम कार्बन का मेथिल एमीन बनता है। ठीक है भैया? तो यहाँ एसिटिक एसिड में 2 कार्बन है तो जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें एक ही कार्बन रहेगा, तो इसका नाम होगा मेथिल एमीन भैया। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे।
बोल रहा है कि सुक्रोज आपका क्या है, मोनोसेकेराइड है, डाइसेकेराइड है, या आपके पास ट्राइसेकेराइड है, या आपके पास वो पॉलीसेकेराइड है। ये बता दीजिए भैया जो सुक्रोज है वो आपके पास क्या है। याद रखना सुक्रोज जो होता है वो डाइसेकेराइड होता है। क्या होता है भैया? डाइसेकेराइड। सुक्रोज आपका ग्लूकोज और फ्रक्टोज को मिलाकर बनाया जाता है, फ्रक्टोज को मिलाकर के बनाया जाता है, तो ये आपका डाइसेकेराइड होता है। ये क्या होता है भैया? डाइसेकेराइड होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे भैया। बोला गया है द मोस्ट एविडेंस फाउंड गैस इन द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा कौन सी गैस पाई जाती है? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन। तो याद रखना आर्गन पाई जाती है। कौन सी पाई जाती है भैया? आर्गन पाई जाती है। चलते हैं अगले वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। ऑन हीटिंग फिनॉल विद फिनॉप्थलीन एनहाइड्राइड, अगर हम लोग फिनॉल की रिएक्शन कराते हैं फिनॉप्थलीन एनहाइड्राइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4, तो वहां से क्या बनेगा? फैथाइलिक एसिड बनेगा, फिनॉन बनेगा, क्यूनॉन बनेगा, या फिनॉल फैथालीन बनेगा। तो याद रखना फिनॉल फैथालीन बनता है, डी ऑप्शन भैया। चलते हैं अगले वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है ऑन रिएक्टिंग एसिडिक एसिड विथ डाइएजोमेथेन द कंपाउंड फॉर्म। अगर हम लोग एसिडिक एसिड की रिएक्शन किससे कराते हैं भैया? डाइएजो मेथेन के साथ, तो वहां से क्या बनेगा? आपसे ये पूछा गया है। मेथिल एसीटेटोन बनेगा, एथिल एसीटेट बनेगा, मेथेन बनेगा, या आपके पास मेथिलेमिन बनेगा। तो याद रखना मेथिल एसीटोन बनता है। क्या बनता है भैया? मेथिल एसीटोन बनता है। चलते हैं अगली तरफ भैया। अगला क्वेश्चन कह रहा है सेलुलोज आपका क्या होता है? पूछा जा रहा है कि सेलुलोज क्या है, मोनोसेकेराइड है, डाइसेकेराइड है, ट्राइसेकेराइड है, या पॉलीसेकेराइड है। तो याद रखना जो सेलुलोज होता है वो पॉलीसेकेराइड होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ भैया। अगला क्वेश्चन कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड विल बी रिड्यूस्ड बाई हाइड्रोजन। इसमें से आपका कौन सा ऑक्साइड है जो आपके हाइड्रोजन के द्वारा रिड्यूस होगा? तो ये आपके लिए होमवर्क है, इसका जो भी आंसर हो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करेंगे भैया। चलते हैं भैया अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है द एलिमेंट विथ हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इज नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, फ्लोरीन। तो इसको याद रखना, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भैया। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मोस्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी किसकी होती है? तो क्लोरीन की होती है। किसकी होती है भैया? क्लोरीन की होती है। तो ऑप्शन नंबर आपका सीख सही हो जाएगा भैया। अगले में चलते हैं भैया। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आयन डज नॉट फॉर्म द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। याद रखना कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कौन बनाते हैं? सबसे पहली बात आगे, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वो कंपाउंड बनाते हैं जिनके पास ऑक्सीडेशन नंबर वेरिएबल होता है। ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है भैया? वेरिएबल होता है। वो कंपाउंड जिनका ऑक्सीडेशन नंबर वेरिएबल होता है वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। तो देखिए कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन नंबर वेरिएबल होती है। जो डी ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट होते हैं उन सब की जो आपकी कोऑर्डिनेशन ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो आपका वेरिएबल होता है। मतलब सारे के सारे लगभग सारे आपके डी ब्लॉक के एलिमेंट जो होते हैं वो आपका क्या बनाते हैं? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्रोमीन और कोबाल्ट, ये तो डी के ही, ये तो बनाएंगे। सोडियम अगर कहीं पे भी आपका ऑक्सीडेशन नंबर शो करेगा तो +1 ही शो करेगा, इसलिए आपका यहाँ पे ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा भैया? ए। अगला बोला गया है लूकास रीजेंट इज यूज्ड टू डिस्टिफिकेशन ऑफ द मोनोहाइड्रिक किस तरह के अल्कोहल का आइडेंटिफिकेशन के लिए लूकास का यूज किया जाता है? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, ऑलिवरी। तो इन सारे अल्कोहलों के आइडेंटिफिकेशन हम लोग लूकास रीजेंट का यूज करते हैं। चलते हैं भैया अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है मोस्ट एल्कालीन एमीन इज। तो देखिए पहली बात एमीन में अगर मैं आपसे कहूं बेसिक, एल्कालीन का मतलब होता है बेसिक। तो बेसिक के लिए आप याद रखना सबसे ज्यादा बेसिक होता है 1 डिग्री का एमीन, फिर 2 डिग्री का और फिर 3 डिग्री का एमीन आपका सबसे ज्यादा बेसिक होता है। अब 1 डिग्री में जिसका मोलिकुलर वेट सबसे ज्यादा होगा वो सबसे ज्यादा होगा। तो देखिए पहले में तो हम लोग इनमें क्या करते हैं कि ये 1 डिग्री है, ये 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है। तो या तो ए आपका हाईएस्ट होगा या फिर बी होगा या सी होगा, क्योंकि ये दोनों 1 डिग्री बाकी तो 2 डिग्री। अब इन दोनों में कौन ज्यादा बेसिक होगा? जिसका मोलिकुलर वेट ज्यादा होगा। तो देखिए ए ऑप्शन का मोलिकुलर वेट ज्यादा होगा, तो आपका मोस्ट बेसिक कौन हो जाएगा? ए हो जाएगा भैया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ भैया। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि जो एस्कॉर्बिन एसिड है वो किसका नाम है? विटामिन सी का नाम है, विटामिन ए का नाम है, विटामिन डी का नाम है, या विटामिन B6 का नाम है? बताइए भैया कि एस्कॉर्बिन किसका नाम होता है? तो याद रखना ये विटामिन सी का नाम होता है। किसका नाम होता है भैया? विटामिन सी का नाम होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है PCl3 फास्फोरस पेंटाक्लोराइड रिएक्ट विथ वाटर, किससे रिएक्शन कर रहा है भैया? वाटर से कर रहा है। तो वहां से क्या बनेगा? तो याद रखना वहां से हमेशा फास्फोरस एसिड बनता है H3PO3 और साथ में आपका यहाँ से 3 मोल HCl बन जाएगा। ठीक भैया, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा भैया? फास्फोरस एसिड, बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बोला जा रहा है द एंजाइम पेप्सिन हाइड्रोलाइसिस। पेप्सिन के हाइड्रोलिसिस में कौन सा जो पेप्सिन एंजाइम होता है वो कौन सा हाइड्रोलिसिस कराता है? प्रोटीन को एमिनो एसिड में बदलता है, या फैट को फैटी एसिड में बदलता है, या ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में बदलता है,
यह पॉलीसेकेराइड्स को मोनोसेकेराइड में बदल देते। याद रखना एंजाइम पेप्साइन जो है ये आपके स्टोमच में पाया जाता है और ये प्रोटीन को अमीनो एसिड में कन्वर्ट करता है। ए ऑप्शन हो जाएगा भैया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बोला गया है द पेयर ऑफ कंपाउंड विच गिव पॉजिटिव टेस्ट ऑफ टॉलरेंस रीजन। तो पॉजिटिव टेस्ट जो टॉलरेंस के साथ है वो सुक्रोज और फ्रक्टोज देते हैं। कौन देते हैं भैया? सुक्रोज और आपके फ्रक्टोज, सॉरी ग्लूकोज और फ्रक्टोज देते हैं। वो कौन देते हैं भैया? ग्लूकोज और फ्रक्टोज देते हैं। तो देखिए पहला ऑप्शन कह रहा है ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, फ्रक्टोज एंड सुक्रोज, ग्लूकोज एंड सुक्रोज ऑल ऑफ द। तो याद रखना पॉजिटिव टेस्ट जो है टॉलरेंस के साथ ग्लूकोज और फ्रक्टोज देते हैं। तो ए ऑप्शन हो जाएगा भैया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट क्लोरोफार्म ऑक्साइड टू फार्म। जो आपका प्रेजेंस ऑफ लाइट की प्रेजेंस में क्लोरोफार्म क्या करता है, क्या फार्म करता है, आपसे ये पूछा गया है कि जो आपका लाइट की प्रेजेंस में क्लोरोफार्म जो है आपका क्या फार्म आउट करता है, ये आपसे पूछा गया है। तो देखिए आपका भैया, तो हमें पता है ये होता है क्लोरोफार्म CaCl3। अब इसकी रिएक्शन ऑक्सीजन से करा दीजिए लाइट की प्रेजेंस में, तो यहाँ से आपका COCl2 बनता है और साथ में 2 मोल HCl बनता है। इसको हम लोग फास्जीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया? फास्जीन। और इसका केमिकल नाम होता है कार्बोनिल क्लोराइड। क्या नाम होता है भैया? कार्बोनिल क्लोराइड। ये आपका केमिकल नाम होता है, याद रखना। CaCl3 है। जब आप लोग यहाँ से, और ये तो प्रोडक्ट है, मैंने क्या लिख दिया, रुको मैं दोबारा कर देता हूँ। देखिए जब भी आप क्लोरोफार्म की रिएक्शन कराते हैं ऑक्सीजन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ H-, तो यहाँ से बनता है फास्जीन। क्या बनता है भैया? फास्जीन बनता है यहाँ से। अब ये फास्जीन का केमिकल नाम होता है कार्बोनिल क्लोराइड। क्या नाम होता है भैया? कार्बोनिल क्लोराइड। और साथ में यहाँ से बनती है आपका 2 मोल HCl। तो देखिए ऑप्शन कार्बन टेट्रा क्लोराइड बनेगा, गलत है। कार्बोनिल क्लोराइड बनेगा, बिल्कुल सही, क्योंकि इसका दूसरा नाम क्या होता है? फास्जीन। तो देखिए क्योंकि बच्चों को पता होता है कि क्लोरोफार्म जब भी एयर के कांटेक्ट में आता है तो वो फास्जीन बनाता है। तो आपकी बार उसने क्वेश्चन को बदल दिया, पूरी तरह घुमा दिया। उसने आपका फास्जीन कहीं पे नहीं लिखा, फास्जीन का जो केमिकल नाम है वो लिख के दे दिया। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा भैया। अगले में चलते हैं कि ये जो एमीन है वो कौन सा एमीन है। तो मैंने अभी देखो पिछले ऑब्जेक्टिव में बताया कि अगर केवल N लिखा है तो 3 डिग्री, NH लिखा है तो 2 डिग्री और NH2 लिखा है तो 3 डिग्री। तो यहाँ पे N लिखा है तो ये किस डिग्री का एमीन होगा भैया? टर्सरी एमीन होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। बोल रहा है Which of the following compound is the produce the environmental problem। इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम को कौन सा कंपाउंड आपका क्रिएट करता है? बोला गया DDT, फ्यूरान, कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो सबके सब जो आपके हैं इन्वायरमेंटल में प्रॉब्लम को क्रिएट करता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कार्बिल एमीन रिएक्शन टू फार्म। जो कार्बिल एमीन रिएक्शन है इससे क्या बनता है? तो याद रखना कार्बिल एमीन रिएक्शन से हमेशा आइसोसाइनाइड बनता है। क्या बनता है भैया? आइसोसाइनाइड। तो ऑप्शन कह रहा है साइनाइड, आइसोसाइनाइड, साइनेट, आइसोसाइनेट। तो आइसोसाइनाइड बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का भैया कह रहा है विच वन ऑफ द डायसेकेराइड। इनमें से कौन सा आपका डायसेकेराइड है? ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, सुक्रोज है या जाइलोज है? तो याद रखना डायसेकेराइड आपका सुक्रोज होगा। ये आपके वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। इनको आप अच्छी तरह से करिए। अगर किसी भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन में आपको कोई डाउट हो तो आप डायरेक्ट मुझसे मेरे टेलीग्राम ग्रुप या मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से कांटेक्ट कर सकते हैं। उसका आपको अगले वीडियो में अच्छी तरह से डिटेल से और आपको समझाने की कोशिश की जाएगी जो भी आपका डाउट होगा। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो कमिंग सून।